और वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने की बैठक। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने बैठक की। कल होगा लोकसभा चुनावों का ऐलान। तो कल लोकसभा चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने बैठक की है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि कल लोकसभा चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। कल दोपहर 3 बजे होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही। लोकसभा चुनाव को लेकर कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे 7 चरणों में, तो पिछली बार 7 चरणों में हुए थे और इस बार भी 6 से 7 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बैठक की है और कल जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कल दोपहर 3 बजे चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 6 से 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने बैठक की है और बैठक के बाद बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव के तारीखों का, लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और इस बार भी पिछले चुनाव की तरह ही 6 से 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना है। बड़ी जानकारी आ रही है। चुनाव आयोग ने बैठक की है और दिल्ली से ये जानकारी मिल रही है कल लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, चुनाव आयोग की बैठक की गई है और बताया जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की बैठक की गई तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की कल 16 तारीख को बैठक की जाएगी और चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाएगी कि चुनाव किस डेट में उपयोग हो सकता है। कल चुनाव आयोग की बैठक के बाद चुनाव आचार संहिता भी लगा दी जाए, क्योंकि 6 से 7 चरणों में चुनाव होने। देखना होगा कि कल के 3 बजे के बाद जो फैसला आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है चुनावों को लेकर के। जी, और बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि हर बार ये बात की जाती है कि चुनाव आयोग कहीं ना मिला होता है या कुछ गड़बड़ होती है, उसको लेकर के सीधा ही लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। क्या क्या मीटिंग में संबोधित किया जाएगा, क्या क्या तथ्य हो, क्या क्या उनके विचार दिए जाएंगे। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है, ताकि सभी पार्टियां, सभी दल जो एकत्र हैं, सभी देखेंगे कि घोषणा की जाएगी और किस तरीके से क्या की। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की, उसमें कई जो नियम है वो भी चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि पहले से कहता आ रहा है कि अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है या कोई बयानबाजी ऐसी आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले थे और अब चुनाव आयोग ने भी चीज बताई बजट को लेकर भी, क्योंकि कई बयानबाजी नेता को होता था, उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग कल कोई बड़ा फैसला लेगा। उसके बाद जी अच्छा, लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो जो बैठक की गई है करीब 45 मिनट तक चली है और अब ये बैठक खत्म हो गई है। इसमें क्या कुछ खास चर्चा की गई चुनाव को लेकर, क्या कुछ बातचीत की गई है? देखिए, चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तो तैयारी की गई, पूरा मैप रोड जो है वो बनाया गया है कि किस तरह से चुनाव को लड़ाया जाएगा, कहाँ से किस तरह स्टार्टिंग किया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग, लोकसभा चुनाव है, पूरे भारत में एक साथ चुनाव है, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी है, उसको लेकर भी तैयारी की गई है। इसलिए करीब 45 मिनट मीटिंग चली है। इसमें लड़ेगा, इसमें जो खुलासा होगा पूरा किस तरह से चुनाव लड़ाए जाएंगे वो कल 3 बजे घोषणा की जाएगी। अजय, अगर हम बात करें चुनाव की तो किन किन राज्यों में पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है? देखिए, अभी उन राज्यों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ, कल इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 3 राज्यों में सबसे पहले चुनाव किए जाएंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के जहाँ पर अधिक सीटों की गई है वहाँ से स्टार्टिंग किया जाता है। लेकिन 3 बजे के बाद ही घोषणा दी जाएगी कि हमें सबसे पहले चुनाव कहाँ से लड़ाया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े राज्य जहाँ पर है, जहाँ सीट शेयरिंग है, वहाँ पर 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन यह कि कल 3 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा चुनाव की तरफ से कि चुनाव की स्थिति और किस तरह से कहाँ पे कैसे कराया जाएगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को लग सकता है झटका। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बीएसपी ने की कांग्रेस को झटका देने की तैयारी। अमेठी और रायबरेली में बसपा उतार सकती है प्रत्याशी।
तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने नहीं उतारा था प्रत्याशी, फिर भी हार गए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जीत का अंतर हो गया था कम। अब बीएसपी उतार सकती है अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी, तो कांग्रेस को ये बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है और कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में मायावती जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अमेठी और रायबरेली में मायावती जो है कांग्रेस को पूरी टक्कर देने की तैयारी में है, क्या जानकारी है इसको लेकर? हाँ देखिए जूही जी, जिस तरह से अमेठी और रायबरेली को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी चल रही है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था और इस गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट नहीं उतारे थे। बावजूद इसके राहुल गांधी जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी का जो जीत का अंतर था वो काफ़ी कम हो गया था। लेकिन अब बदले हालात में जिस तरह से बसपा ने रायबरेली और अमेठी में अपना प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान किया है, उससे अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जैसी कि खबर आ रही है कि कांग्रेस रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन मायावती ने एक बड़ा फैसला लेकर के राहुल और प्रियंका के सामने जो है वो चुनौती खड़ी कर दी है। जी, लेकिन बात करें तो ये दोनों सीटें जो है कांग्रेस जो गांधी परिवार है उनकी परंपरागत सीटें कही जाती है। यहाँ से अगर बसपा अपने प्रत्याशियों को उतारती है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? हाँ देखिए, जो ही अमेठी में तो अब गढ़ नहीं रहा है क्योंकि वो अब भाजपा के खाते में चली गई है। स्मृति ईरानी वहाँ सांसद हैं, लेकिन रायबरेली सीट जो है वो आज भी कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे को अपने पाले में कर लिया, तो एक बड़ा झटका दिया कांग्रेस को। अब बसपा ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान करके फिर दूसरा झटका दिया है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बसपा से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बार बार बातें चली लेकिन बात बन नहीं पाई। साथ मिलने के बजाय अब बसपा ने कांग्रेस को झटका देने का ऐलान किया है। अनिल जी, हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश की ये दो जो सीटें हैं वो हॉट सीट कही जाती है, या फिर यूं क्या है कि लोगों की जो नज़र है रायबरेली और अमेठी सीट पर है। लेकिन बीएसपी की बात कर ले, किस उम्मीदवार को पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, जो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो अपनी रणनीति चल रही है वो 2007 का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की तैयारी में बसपा सुप्रीमो है। 2007 में ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कार्ड खेल करके बसपा सत्ता में आई थी और इस तरह जो रणनीति है वो चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी ही चुनौती साबित हो सकती है। बसपा जो है ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है या फिर मुस्लिम कार्ड खेल सकती है। अगर बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेल दिया रायबरेली और अमेठी में तो ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए। जी, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आज जो है कांशीराम की 90वीं जयंती है और ऐसे में जो है बीएसपी अपने प्रत्याशियों को घोषणा कर सकती है। हाँ बेशक प्रियंका, जो ही जिस तरह से बातें चल रही हैं कि आज जो है बसपा अपनी बड़ी सूची जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक 9 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। बसपा ने उन्नाव में जो है अशोक पांडे को प्रत्याशी बनाया है और अयोध्या में जो है वो सच्चिदानंद पांडे को कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारने का ऐलान किया है। आज कुछ और सीटों पर घोषणा हो सकती है। बसपा जो है एकदम सधी चाल चल रही है जिससे सबके सामने मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जिस हिसाब से माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी डामाडोल है, लेकिन उसकी सधी चाल से जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो एक खलबली मच गई है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड पुलिस ने भेजा ईडी अधिकारियों को समन। तो ईडी अधिकारियों को झारखंड पुलिस की ओर से समन भेजा गया है। रांची से जानकारी सामने आ रही है, ईडी अधिकारियों को समन भेजा गया है।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दर्ज मामले में समन भेजा गया। 21 मार्च को सुबह 11 बजे गोंदा थाने में मौजूद रहने को कहा गया और इसको लेकर जो है ईडी को समन भेजा गया है पुलिस की ओर से। झारखंड पुलिस की ओर से ईडी अधिकारियों को समन भेजा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दर्ज मामले में ईडी को समन भेजा गया है। 21 मार्च को सुबह 11 बजे गोंदा थाने में मौजूद रहने को कहा गया है पुलिस की ओर से। तो रांची से ये बड़ी जानकारी, ईडी अधिकारियों को झारखंड पुलिस ने समन भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय कुमार पांडे हमारे साथ बने हुए रांची से। अजय, झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को समन भेजा है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो 21 तारीख के जो फरवरी की जो हेमंत सोरेन की जिस दिन गिरफ्तारी हो रही थी, हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ उन्हें जो अनुशासनिक कार्रवाई थी यानी ST/STA और जो ईडी की जो रवैया रही है उस रवैया के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया गया था। और इसी मामले दर्ज को लेकर के जो है झारखंड पुलिस जो है ईडी के जो 2 डायरेक्टर और तमाम उनके जो अधिकारी हैं उनको समन भेजा है और कहा है कि ये 21 मार्च को वो उपस्थित हों वहाँ। जी, हम ईडी की बात करें तो ईडी के रवैये की, जैसे कि आपने बताया ईडी का रवैया रहा है उसको लेकर, लेकिन जहां एक तरफ जो है हेमंत सोरेन की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का रवैया सही नहीं था, वहीं जब ईडी ने छापेमारी की थी उस दौरान उनके यहाँ से करीब 36 लाख कैश और 2 कार भी जब्त की गई थी। देखिए ये बात सही है कि जब हेमंत सोरेन जब इस बात को लगातार उनको समन भेजा जा रहा था, 8वां समन के बावजूद भी हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे थे, वैसी स्थिति में ईडी ने उनको चेतावनी भी दी थी कि अगर नहीं आएंगे तो आप मुझे ही आने के लिए आप बाध्य न करें और ऐसी स्थिति में वो समय आप दें, निर्धारित समय करें कि हम कब आए और किस समय आए। तो ऐसी स्थिति में उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे तो अपनी ईडी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और वो दिल्ली से लेकर के झारखंड उनके आवास में ईडी ने दस्तक दी है। और जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी होने के पहले उन्होंने ईडी के जो रवैये और उनकी जो पूछताछ को लेकर के उनको नाराजगी उन्होंने जताई थी और उन्हें ST/STA एक्ट के तहत में उनको ईडी के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करने का झारखंड पुलिस को थाने में जो स्थानीय थाना था उसमें उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी को लेकर के और झारखंड पुलिस जो है और ईडी के अधिकारियों को समन भेजा है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई जो है एक प्रशासनिक कार्रवाई है और अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इस पर क्या कार्रवाई होती है। जी अजय, अगर हम बात करें तो कितने अधिकारियों को समन भेजा गया है इसको लेकर? देखिए इसमें 5 अधिकारी हैं जिसमें एक एडिशनल डायरेक्टर हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर हैं और 3 जो हैं उनके अधिकारी हैं जो छापेमारी के टाइम में जो उनकी जब गिरफ्तारी हो रही थी उन समय वो सारे अधिकारी वहां मौजूद थे और उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ बाइनाम जब्त करके थाने में उनका मुकदमा दर्ज है और इसी वक्त लेकर के उन्होंने कार्रवाई को पूछताछ करने के लिए लेकर के बुलाया गया है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, खबर लखीमपुर खीरी से है जहां चोरों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बीजेपी पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के फार्म हाउस पर चोरी की गई। वहीं चोर लगभग 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी कर फरार हो गए। मामला कोतवाली ईसा नगर क्षेत्र के बेलताव गांव का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से रामजी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रामजी, क्या है पूरा मामला, कब की है ये घटना? देखिए जूही, आपको बता दें जो घटना जो निकल के आई है घटना अर्धरात्रि की है। जो उनका कहना है कि जो उनके बेटे हैं राजू अवस्थी, उनका कहना है। आपको बता दें जो बेलतुआ जो गांव पड़ता है एक फार्म हाउस है जहां से धौरारा जो विधानसभा वहां से विधायक रहे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लेकिन किसी कारणों से जब उहापोह की स्थिति हुई तो उनको टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं और काफी पुराने भाजपा के नेता भी गिने जाते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से जो प्रथम दृष्टिया देखी गई है
तो जो इनके 2 रिवॉल्वर थे, वो रिवॉल्वर जो है जो चोर ले जाने के बाद आंगन में छोड़ गए। जो पुलिस का ये कहना है कि रिवॉल्वर बरामद कर लिया गया है। और जो विधायक की तरफ से जो बात निकल के आई है, जो उनके प्रतिनिधि से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि 50 से लगभग 75 लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है और उसकी बाकायदा सारी चीजों की एक वेरिफिकेशन की जा रही। वेरिफिकेशन करने के बाद एक तहरीर पुलिस को देंगे। जो ही जी, इतनी बड़ी जो है कैश, इतनी बड़े भारी मात्रा में जो है कैश की चोरी की गई है, इसके अलावा जो है रिवॉल्वर भी लेकर फरार हो, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? कितने लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल, एक तरीके से कयास ये लगाया जा रहा है कि जो एक बेलतुआ इनका फार्म हाउस है, एक विधायक का मामला है, तो कहीं ना कहीं विधायक के परिजन भी वहीं थे और बाकायदा इनके पास शस्त्र लाइसेंस भी है, बाकायदा अच्छी तरीके से रुतबा, एक पैठ भी इनकी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक पोल खोलती दिखाई पड़ रही है। जो पुलिसिया गश्त है वो कहीं ना कहीं फेल है कि जब विधायक जितना पावरफुल जो लोग हैं जिनके घर में बाकायदा इतने लाइसेंस है, उनकी यहाँ चोरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी तो चोरी ऑलरेडी हो ही रही है। और सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि एक गाँव में इसके पहले भी चोरी हो जा चुकी है। जो ही जी, और ये बड़ा सवाल है कि एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार चोरी होती है और पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है चोरों पर लगाम लगाने में पीछे दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई, वो भी पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चोरों के इतने हौसले बुलंद है कि एक जहां पे जी राम जी, आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व विधायक बीजेपी बाला प्रसाद अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे हुई है चोरी, कब की है वारदात, क्या आपने इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज कराई? हमारा मकान जो क्षेत्र में गांव में बना है जी, तो उस मकान में 3 बजे पार करने के बाद जी, वो चोर हमारे साइड में एक जो है भूसा रखने वाला बना है, उसके जरिए आए हैं। जी, साजिश इतनी बड़ी थी, लोग भी ज्यादा हो सकते हैं कि वे हम दोनों लोग पिता पुत्र लालू और हम एक कमरे में लेटे रहे जी, और 6 असलहे उनको मिले, लेकिन 6 असलहे उन्होंने छोड़ दिए, एक बाहर छोड़ा, बाकी घर में छोड़े। जी, जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, क्या घर पर कोई मौजूद था? हम थे और हमारा बड़ा बेटा राजीव अवस्थी। जी, और अभी तक जो है पुलिस प्रशासन इस मामले में कितनी कार्रवाई कर चुकी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? सुबह लेटी है और इसकी जो है मतलब क्वेरी कर रही है कि कहाँ से ये आए, कहाँ गए, कौन लोग हो सकते हैं, तो इन पर जुटी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी ठीक नहीं। जी अवस्थी जी, क्या आपको किसी पे शक है? नहीं, शक हमारा जब दुश्मनी नहीं थी तो शक किसी पे नहीं। अब पुलिस जो निकालेगी तो उसे निकल। जी, लेकिन ये ऐसे में बड़ा सवाल है, जब एक नेता इस तरह से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? कमरे के हमारे कमरे की इसमें खुली कुंडी भी नहीं ला। जी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जहां जो नेता है, विधायक है, वो सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता का क्या हाल होगा? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही। जी, मैंने पूछा कि जो विधायक है, जो नेता है, इतने बड़े स्तर पर लोग काम करते हैं, जब ये लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? नहीं, हमारे क्षेत्र पूरे कभी ऐसी घटना घटी नहीं थी, न डकैती न जानलेवा साजिश, लेकिन ये अकेले हमारे साथ ऐसा हुआ है। योगी जी की सरकार में क्राइम बिल्कुल बंद था, तो असलहे जो भी थे वो लाकर में रखे थे, रिवॉल्वर वगैरह, तो वहाँ लाकर जब तोड़े हैं तो वो सब ले चलेगा। जी, लेकिन बात करें तो अभी योगी जी की सरकार की बात आपने कही अवस्थी जी, वर्कआउट आपने योगी सरकार की बात कही है और ऐसे में जो है योगी सरकार सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो कार्रवाई बड़े स्तर पर हो, छोटे स्तर पर हो, लेकिन अभी तक जो है चोरों को लेकर खुलासा नहीं हो पाया है। अब खुलासा अब होगा। जैसे अभी रात की घटना है, सुबह पुलिस लगी है, कप्तान साहब भी आए थे जी, और पुलिस जो है जिला पुलिस और थाना पुलिस पूरा प्रयास करेगी। विश्वास ये है कि खुलासा होगा। जी, और बात करें, आपने जो चोरी की घटना घटी, इसकी सूचना कब पुलिस को दी? 6:30 बजे दी। और उस पर अभी तक किसी तरह का एक्शन लिया गया है? हाँ, पुलिस अपनी जांच कर रही।
जी, और एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्या जहां चोरी हुई वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे? क्या उससे कोई जानकारी निकल के सामने आई? कैमरे गांव हमने लगवाए नहीं थे, लगे नहीं थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 30 लाख रुपए से कहीं ज्यादा और लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी की वारदात बताई जा रही है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक के घर पर चोरी हो जाती है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।